हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल करियर क्राफ्टर्स में। तो आज हम लोग देख रहे हैं सिविक्स, है ना, नागरिक शास्त्र। ठीक है, सिविक्स का सबसे पहला चैप्टर है हमारा लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ठीक है, सबसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो ये सबसे पहला फर्स्ट पार्ट है हमारा ये। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है। इसमें समझेंगे हम लोग लोकतंत्र क्या है ना, कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से क्या मतलब है ना, कि साझेदारी क्या होता है, सत्ता की साझेदारी, ये सभी बातों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस पार्ट में तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लोकतंत्र को जानते हैं, है ना। सबसे फर्स्ट पार्ट है ये हमारा कि लोकतंत्र है क्या। ठीक है, मेन यही टॉपिक है हमारा। पर लोकतंत्र को जानते हैं। कहता है लोकतंत्र का अर्थ ही होता है कि वैसी शासन व्यवस्था, ठीक है, वैसी शासन व्यवस्था जिसमें लोगों के द्वारा ही शासन चलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। जिसमें लोगों के द्वारा शासन चलाया जाता है, कंप्लीट है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। अब बात आया कि लोग शासन किसे चलाएंगे, है ना। आबादी 133 करोड़ प्लस है, तो ये आप कैसे शासन चलाएंगे, सबका अपना अपना विचार होगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वोट देकर, है ना, वोट देकर सत्ता को चलाने के लिए किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं, है ना। प्रतिनिधि बहुत सारे होते हैं लेकिन प्रतिनिधित्व एक करते हैं। ठीक है, हम लोग अपना अपना वोट देकर उन लोग को चुनते हैं, वही सत्ता का संचालन करते हैं। ठीक है, लेकिन भागीदारी किसकी होती है, तो सभी जनता की। चुने किसके द्वारा जाते हैं, तो जनता के द्वारा। ठीक है, यही हमारा लोकतंत्र है। चलिए, डिफिनेशन लिखा है, लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों के लिए एवं लोगों के द्वारा ही शासन चलाया जाता है। कि लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों के लिए एवं लोगों के द्वारा ही शासन चलाया जाता है। ठीक है, वह क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। सेकंड टॉपिक हमारा है लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। लोकतंत्र में द्वंद्ववाद, 30 चीज को जानते हैं कि द्वंद्ववाद क्या है। कहता है द्वंद्ववाद कुछ खास है नहीं। ठीक है, यह एक तर्क पद्धति है। ठीक है, कि जहां पर आपस में किसी भी असहमति को बैठकर आपस में बैठकर उसे दूर करते हैं, वही द्वंद्ववाद कहलाता है। जैसे में देखते लिखा है, द्वंद्ववाद एक तर्क पद्धति है ना। क्या है, एक तर्क पद्धति है जो असहमति को दूर करने के लिए एक विधि है। कहता है कभी कभी आपस में हम लोग बैठते हैं, ठीक है, तो देखिए किसी बात का मतभेद हो जाता है। ठीक है, अब मतभेद होने के कारण क्या करते हैं, आपस में बैठते उस चीज को, असहमति को दूर करते हैं, वही द्वंद्ववाद कहलाता है। ठीक है, तो लोकतंत्र और लोकतंत्र में द्वंद्ववाद, ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नीचे लिखा है शासन में लोक प्रतिनिधि। ठीक है, यहां पर लोग कर दीजिएगा। कहता है शासन में लोक प्रतिनिधि लोगों के हित का तथा उनके इच्छा का महत्व देना चाहते हैं। जो प्रतिनिधि शासन, जो लोकतंत्र में शासन होता है, जो उसके प्रतिनिधि होते हैं, वो क्या करते हैं, लोगों के हित का और उसके इच्छा का महत्व देते हैं। वो क्या हमसे इच्छा रखते हैं, है ना, क्या उनके कौन सा काम उनके हित में अच्छा है। तो कहता है यही कारण है कि शासन में लोकतंत्र व्यवहार समाज में उभरते द्वंद्व से प्रभावित होता है। वही कहता है जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के महत्व को समझते हैं, है ना, उनकी इच्छा को महत्व देना जानते हैं। इसी कारण, ठीक है, यही कारण है कि
शासन में लोकतंत्र, व्यवहार समाज में उभरते द्वंद्व से प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा था लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। लेकिन मेन टॉपिक हमारा शुरू होता है यहां से, है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभाजन का स्वरूप। मेन टॉपिक यहां से शुरू होता है हमारा, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभाजन का स्वरूप। तो सामाजिक विभाजन क्या होता है और सामाजिक विभिन्नता क्या होता है, इस सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो कहता है कि देखते हैं, यहां पे लिखा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विभाजन के विभिन्न स्वरूप होते हैं। कहता है जो हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें सामाजिक विभाजन के विभिन्न स्वरूप होते हैं, है ना, और इस भेदभाव का विरोध करने के अपने अलग अलग तरीके भी होते हैं। कहता है जो विभाजन होता है उसके विभिन्न स्वरूप हैं और इसी भेदभाव का विरोध करने का भी अलग अलग तरीका भी होता है। ठीक है, किसका विरोध प्रदर्शन भी कई तरीके से करते हैं। ठीक है, विभाजन विभिन्न मतलब कि स्वरूप एक हो और भेदभाव करने का तरीका अलग अलग होता है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इसमें क्षेत्रीय भावना के आधार पर। ठीक है, ये क्षेत्रीय भावना के आधार पर क्या है, कैसे विभाजन होता है, इस चीज को समझते हैं। जैसे में एक लाइन में लिखा है, मुंबई, दिल्ली आदि शहरों में बिहारी तथा उत्तर प्रदेश के लोगों, यहां पर जो बिहारी और उत्तर प्रदेश है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं हिंदी भाषी। ठीक है, हिंदी भाषी के विरुद्ध हिंसात्मक व्यवहार। ये क्या हुआ था, एक लाइन में तो समझ में आया नहीं। कहता है मुंबई, दिल्ली आदि शहरों में बिहारी तथा उत्तर प्रदेश के लोगों के विरुद्ध हिंसात्मक व्यवहार किया गया था। ठीक है, तो इसको समझिए ध्यान से कि क्षेत्रीय भावना का क्या आधार है, विभाजन का क्या रूप होता है सामाजिक विभाजन में। तो कहता है कि मुंबई की बात सबसे पहले करते हैं, है ना, किसकी बात करते हैं सबसे पहले हम लोग, मुंबई की। ठीक है, कि मुंबई में क्या हुआ था कि वहां के राजनेताओं ने, ठीक है, कहता है जो मुंबई के राजनेता थे अपनी राजनीति के लिए, ठीक है, अपनी राजनीति को पूर्ति करने के लिए, अपेक्षा जो उनका था उसको पूर्ति करने के लिए मराठी लोगों के भावना के साथ खिलवाड़ किया। ठीक है, उनके भावना को भड़काया, उनके भावना को भड़काया, किसके, तो मराठी लोगों की भावना को। कैसे भड़काया वो समझिए। उन लोग को भड़काकर जितने भी हिंदी भाषी लोग थे, बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोग थे, उत्तर हिंदी भाषी क्षेत्रों के, उनको बेरहमी से बहुत ही निर्दयी पूर्वक पीटा गया। ठीक है, और उनको मजबूर किया गया कि मुंबई शहर को छोड़ दे। ठीक है, मुंबई शहर को छोड़ दे, और इसी कारण इसमें कई लोगों की मृत्यु भी हो गई थी इस मारपीट में। ठीक है, क्योंकि वहां बस छोटा सा समस्या था, राजनेताओं ने अपने फायदा के लिए वहां के जो मराठी लोग थे उनके भावना के साथ वो भावनाओं को भड़काया। जितने भी उत्तर हिंदी भाषी लोग हैं उनको मार पीट कर भगा दो। ठीक है, भगाकर जितने भी बिहारी उत्तर प्रदेश के लोग थे वो मुंबई छोड़ने को मजबूर हो गए थे। ठीक है, इसमें कई लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। यही दूसरा घटना एक और है मैसूर की। ठीक है, दूसरा घटना है मैसूर की। तो मैसूर में क्या हुआ था, कहता जब रेलवे की एग्जाम हो रहा था मैसूर में, तो बिहारी छात्र एग्जाम देने गए थे मैसूर में। ठीक है, तो उनके साथ भी वहां मारपीट किया गया था। ठीक है, और उत्तर पूर्व असम राज्यों में बिहारियों की हत्या भी की गई थी। क्यों,
सिर्फ भावना को भड़का अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए। ठीक है, बहुत ही बुरी तरीके से उन लोगों को मारपीट किया गया था, उनको जहां तक उनको हत्या भी किया गया था। ठीक है, ये होता है क्षेत्रीय भावना। ठीक है, क्षेत्रीय भावना के आधार पर सामाजिक विभाजन ये होता है। लेकिन यहां पर एक पॉइंट समझिए, वहां जो हिंसा हुआ था ना तो वो जाति, धर्म या संप्रदाय पर आधारित था, बल्कि वो था सिर्फ क्षेत्रीय भावना के आधार पर। ठीक है, वही था, क्षेत्रीय विभाजन था कि हाँ हिंदी भाषी लोग हैं उनको भगाओ। ठीक है, ये सबसे बड़ी समस्या थी। इसे कहते हैं क्षेत्रीय भावना के आधार पर सामाजिक विभाजन कैसे होता है। आया समझ में। सेकंड हमारा है नस्ल या रंग के आधार पर। ये क्या होता है, नस्ल या रंग के आधार पर विभाजन? तो समझिएगा ध्यान से, यहां पे लिखा है सबसे पहले मैक्सिको ओलंपिक 1968 के पदक समारोह। यहां पर क्या हुआ था, कहता है मैक्सिको ओलंपिक 1968 के पदक समारोह में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी। ठीक है, कहता है कि वहां एक विजेता थे, दो विजेता थे, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। ठीक है, स्मिथ और जॉन कार्लोस, ये दोनों ने क्या किया था, उन्होंने अपने हाथ में काला पट्टी बांधकर, वहां राष्ट्रगान हो रहा था ना, हमेशा पूरे राष्ट्रगान के समय अपने हाथ को खड़ा करके रखे हुए थे। ठीक है, ये भी एक था। ये जो भेदभाव था ये था कि अमेरिकी या श्वेत पर अत्याचार और नस्ल आधारित भेदभाव को अपने व्यवहार से वो उजागर किए थे कि यहाँ पर भेदभाव होता है। ठीक है, काली पट्टी बांधकर वहां पर पदक समारोह में वो राष्ट्रगान के समय हाथ खड़ा करके वो अपना विरोध किए थे। ठीक है, ये हो गया नस्ल या रंग के आधार पर। पहला क्या था, क्षेत्रीय भावना के आधार पर समझ गए होंगे आप। दूसरा नस्ल या रंग के आधार पर। लेकिन हम लोग करते हैं भारत की बात। ठीक है, अब करते हैं भारत की बात। तो इसमें समझिए, कहता है भारत में सामाजिक विविधता कई रूपों में। कहता है जो भारत में सामाजिक विभिन्नताएं हैं ना, वो कई रूपों में है। जैसे में देखिए, धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र, संस्कृति आदि के आधार पर भारत में सामाजिक विभाजन है। ठीक है, कई रूपों में सामाजिक विभाजन यहां मौजूद है। ठीक है, कई रूपों में धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र, संस्कृति आदि के आधार पर यहां विभाजन होता है। कंप्लीट है। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, सामाजिक भेदभाव एवं विविधता की उत्पत्ति। ठीक है, सामाजिक भेदभाव एवं विविधता की उत्पत्ति ये क्या है? कहता है सबसे पहले तो जन्म आधारित सामाजिक विभाजन होता है। ठीक है, क्या होता है? जन्म आधारित सामाजिक विभाजन। ठीक है, जन्म आधारित सामाजिक विभाजन कहता है इसमें जन्म के कारण ही कोई व्यक्ति किसी समुदाय का सदस्य हो जाता है। कहने का अर्थ हुआ, जब किसी व्यक्ति का किसी भी धर्म समुदाय में उसका जन्म होता है ना, तो वह व्यक्ति उसी जाति धर्म समुदाय का वो कहलाता है। जैसे में समझिए, कि किसी बच्चे का जन्म, ठीक है, किसी बच्चे का जन्म हिंदू परिवार में हुआ। ठीक है,
किसी बच्चे का जन्म हिंदू परिवार में हुआ तो ये बच्चा किस समुदाय का होगा? तो हिंदू समुदाय का हो जाएगा, है ना, हिंदू धर्म का हो जाएगा। अगर इसी में किसी दूसरे बच्चे का जन्म मुस्लिम परिवार में हो, है ना, तो किस धर्म का हो जाएगा? वो मुस्लिम धर्म का हो जाएगा। ठीक है, ये होता है जन्म आधारित विभाजन। ठीक है, तो वही लिखा है, जन्म के कारण ही कोई व्यक्ति किसी समुदाय का सदस्य हो जाता है। तो स्पष्ट हो गया ये। कहता है जैसे कि दलित परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा उस समुदाय का स्वाभाविक सदस्य हो जाता है। कहता है जैसे में समझिए, अगर दलित परिवार में कोई बच्चा जन्म लिया, ठीक है, तो उसका स्वाभाविक है कि वह दलित समुदाय का ही सदस्य वो हो जाएगा। ठीक है, जिसे में और देखते हैं, कहते हैं यहाँ पर जो विभाजन होता है वो पुरुष स्त्री, काला गोरा, लंबा नाटा आदि जन्म का परिणाम है। इसी तरह के सामाजिक विभाजन जन्म आधारित सामाजिक विभाजन कहलाता है। जितने भी प्रकार के विभाजन हैं वो क्या कहलाता है? जन्म आधारित सामाजिक विभाजन। क्या हमारा इसमें कर सकते हैं कुछ? काला गोरा कुछ हम लोग के हाथ में है? पुरुष या स्त्री, है ना, लंबा नाटा, इसे हम लोग के हाथ में कंट्रोल है, किसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? ये क्या होता है? जन्म आधारित विभाजन होता है। ठीक है, चलिए, लेकिन यहां पर एक नोट लिखा है, इस नोट को समझिएगा आप। ठीक है, इस नोट को कहता है कि सभी सामाजिक विभाजन, जो सभी सामाजिक विभाजन होता है वो जन्म आधारित नहीं होता है। कहता है जन्म आधारित नहीं होता है, बल्कि कुछ हम अपनी इच्छा से भी चुनते हैं। कहता है कुछ सामाजिक विभाजन जो होता है ना, जन्म आधारित सामाजिक विभाजन, सॉरी ध्यान सुनिएगा, कहता है जो सामाजिक विभाजन जन्म आधारित नहीं होते बल्कि कुछ हम अपनी इच्छा से भी चुनते हैं। जैसे में देखिए कि ही बच्चा था हिंदू परिवार में, तो इसका तो जन्म हुआ, ठीक है, हिंदू परिवार में इसका जन्म हुआ, लेकिन ये अपनी स्वेच्छा से, ठीक, अपनी स्वेच्छा से मुस्लिम धर्म को अपना लिया। ठीक है, ये भी क्या कहलाता है? सामाजिक विभाजन। लेकिन ये जन्म आधारित नहीं था, है ना, हिंदू परिवार में जन्म लिया, मुस्लिम बन गया या फिर सिख बन गया, है ना, कुछ भी अपना स्वेच्छा से किसी दूसरे धर्म में वो चला गया, तो ये जन्म आधारित विभाजन नहीं कहलाता है। कंप्लीट है। चलिए देखते नीचे पॉइंट है कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करता है और दूसरे समुदाय का सदस्य बन जाता है। कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को चुन सकता है ना, किसी दूसरे समुदाय का वो सदस्य बन सकता है, लेकिन अपनी स्वेच्छा से। ठीक है, इसे जन्म आधारित सामाजिक विभाजन नहीं कहते। कहता है एक ही परिवार का कोई सदस्य शैव, शाक्त, वैष्णव धर्म में विश्वास कर सकता है। जैसे में कहने का अर्थ हो गया कि एक घर है, ठीक है, इस घर में कई लोग हैं, ठीक है, तो कई लोग हैं वो अपने स्वेच्छा से, ठीक है, एक ही परिवार के तो सदस्य हैं वो, लेकिन अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं या फिर किसी भी धर्म में विश्वास कर सकते हैं। जैसे में आजकल तो देखते होंगे एक ही परिवार में कोई वैष्णव धर्म को मानता है, कोई बौद्ध धर्म को मानता है ना, कोई शैव धर्म को मानता है। ये अपना एक विचार होता है मानने का, ठीक, किसी भी धर्म को वो विश्वास कर सकता है। कहता है एक ही परिवार के सदस्य अपने विवेक से कोई पेशा चुन सकता है। पहले देखिए क्या होता था, अगर किसी भी घर में कोई बच्चा है या फिर कोई व्यक्ति है, मान लिया कि लोहार के घर में जन्म हुआ, है ना,
तो पहले क्या था, जन्म आधारित। अगर ये लोहार है तो सिर्फ लोहार का ही काम करेगा, ठीक है, आया समझ में। अगर वो जूता सिलने का काम करता है तो वो जूता सिलने का ही काम करेगा। कपड़ा बुनने का काम करता है तो उसका पूरा परिवार कपड़ा बुनने का ही काम करेगा। लेकिन आज का समाज क्या है, भले वो किसी भी परिवार का हो, किसी भी जाति धर्म समुदाय का हो, वो अपने स्वेच्छा से किसी भी काम को वो चुन सकता है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि कोई भी दलित परिवार का कोई बच्चा है ना, वो अपने स्वेच्छा से कुछ भी कर सकता है। लोहार का काम, सोनार का काम हो, राजमिस्त्री का हो, पढ़ाई का हो, टीचर का हो, वकील का हो, डॉक्टर का हो, कुछ भी स्वेच्छा से अपने उस दूसरे फील्ड में जा सकता है ना। ये होता है जन्म आधारित, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नए टॉपिक के साथ, ठीक है। सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में अंतर। तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं, बहुत बारीकी से ही बताया गया है। अगर किसी भी प्रकार का कोई समस्या होता है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ठीक है। कोई भी समस्या होता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, है ना। अब वीडियो को लाइक भी करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और जल्द ही दूसरे पार्ट में मिलेंगे हम लोग, है ना। सामाजिक विभाजन और विभिन्नता में क्या अंतर है उसके साथ। अगर इसमें किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते नेक्स्ट क्लास में।